पेश है गुड मॉर्निंग J&K। दिल से बनाओ। सुबह बखैर नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तो सारे वचन वाले इस्तकबाल तो खैर मकदम तुहदिस पसंदीदा प्रोग्रामस मज। आज तुहदिस खदमतस मज मेज़बान बुनियाज भट्ट तो मे सत मोन बोय साथी ताविश। तुम ठीक? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, आज पतमो दोहों पे ताबिश रूद ओबर मगर आज युथी वचान जुजवी तौर न्यूल तो सफ़ेद। अच्छा ठीक, वही कॉम्बिनेशन आज यहाँ भी है, बिल्कुल न्यूल तो सफ़ेद। अच्छा। ऐसा लग रहा है कि मौसम में ज़रा आपस में ना वो जंग छिड़ी है कि आज नीला जोरवर होगा या सफ़ेद जोरवर होगा। आपने मौसम पे बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है, बट हम उम्मीद करते हैं हम मौसम की तरह बदलेंगे नहीं। हम मौसम की तरफ बदलेंगे नहीं, आपस में रंग मिल जाएंगे तो बड़ी खूबसूरती आती है। ये आसमान में भी बहुत खूबसूरती आती है जब ये सफ़ेद और नीला आपस में मिल जाता है। और ये आज हमारा जो अटायर ये भी तो इत्तेफाकन ही हुआ है, हमें ना मालूम था कि हम क्या पहन के आएंगे। खैर, ये जो वक्त हम गुजारते हैं ना आपके साथ, इस वक्त तो ऐसी गुजारा ये ज़बरदस्त खूबसूरत अख चीज़ अम खुद क्या खूबसूरत चीज़ अगर इस मुख्तलिफ नियामतन हुंद जिक्र करो तो यमन नियामतन हुंद मरकजी योस नियामत अल्लाह तालन अकिस इंसानस दिसमस सो बेसिकली जिंदगी दिसमस। नाजरीन, अगर एक जिंदगी हुंद हिसाब करो तो अखज करो ये क्या दुतमुत असलन अख वक्त दुतमुत 50 वरी 60 वरी 70 वरी 60 वरी युस ये वक्त अल्लाह तालन अस दुतमुत ये वक्त तो ये गुजारुन ये वक्त बेहतर तरीकस मज तथ अंदाजस मज जुन ये वक्त युस बेहतरीन आसि तो युस नफा बख्श आसि सह सारनी खुद बोड़ कमाल। अत मज अजकिस वक्तस मज नाजरीन, अजकिस समाजस मज अगर वो नाजरीन अस युस चीज़ छुई ना आज सह वक्त येम अल्लाह तालान अस वक्त दुत तमिस इबादत करने खतर छुन अस वक्ति। येम मल मज अस जिंदगी गुजर तमिस खतर त छुन अस वक्ति। येम बय दोश बदोश मे सत पोख तस खतर त छुन मे वक्ति। यस बेनि मे शफीक तो रफाकत करान तस बेनि खतर त छुन मे वक्ति। सो मास तो पोफ यस मे दोय खैर करान म्यान कामयाबी खतर तमिस खबरगिरी खतर त छुन मे वक्ति। पन गम दफाई खतर पन्न दोस्तन यारन सत छुन वक्ति। तो सारनी खुद बोड़ ये बस मेहनत करान यथ अयालस खतर तथ अयालस खतर त मे वक्ति। तो पन्निस पानस खतर तो पन्निस सेहतस वातन खतर या पन्निस वजूदस एहतिसाब करने खतर त मे असल वुचो तो वक्त मे कहीं। आज हर कह यही वनान कि वक्त बहुत खूबसूरत आगाज़ प्रोग्राम का नियाज़ भाई आपने किया। वक्त के हवाले से आपने बात की और वक्त के हवाले से जब भी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हम बहसत मेज़बान इसका ज़ाती तजुर्बा हर सुबह करते हैं, क्योंकि जब आप ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया से जुड़ जाते हैं और ख़ास तौर पर इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं तो आपको वक्त की अच्छी खासी अहमियत का पता चलता है, अंदाज़ा हो जाता है। हमें सुबह तैयारी करनी पड़ती है। यह सु प्लेटफॉर्म यह सु प्रोग्राम यथ मज 5 मिनट या 10 मिनट लेट यूजुअली अगर कुछ काम पे वी गो टू आवर वर्क प्लेस तत अगर 5-10 मिनट लेट गत हे एडजस्ट गि, मगर इसमें हमें वक्त से पहले ही पहुंचना पड़ता है क्या प्रोग्राम बराबर 8 बजे स्टार्ट गसान। उसकी वजह से वक्त की अच्छी खासी अहमियत का पता चल जाता है। तिथ पे चीज़ तरह ब्याक फिक्र कि अगर इंसान इत पे सोच कि बस अकिस
हर दोह इंसान अकिस प्रोग्राम गसन खतर वर्चुअली तैयार तो सह थव याद कि मे प्यारा प्रोग्राम गस मेरे जिंदगी हुन स्टार्ट तो पत्त तमी हिसाब कर सो लाइफ प्लान तो कूता बेहतर गस और इसकी जो रिफ्लेक्शन है हम हर रोजमर्रा की जिंदगी में खास तौर पर विंकस खानरुक सीजन एग्जैक्टली टाइम लेखान तम बगैर दिवान हालांकि अत मन तिमन मेजबान तह गलती कह सालर तिम तकिस फोन करान कि कस बज दिन कस बज दिन कस बज तमी हिसाब बेचारे यम सालर या ये मेजबान तिमन तह लेट गसान उसकी वजह से क्या होता है जन जेंट्स तिमन गो लेट तम पे गसन लेडीज अच्छा तम पे ब्या चीज सह ट्रैफिक जैम हवाल वुचन रात शामस क्या पतम 1-2 दह वत रूद पेवान तो रात शामस ऑफिस पे घर गसान जैम उस तूता ज्यादा पत मगर अख चीज़ को मैं ऑब्जर्व लेकिन उसमें मेरी भी गलती है मैं भी गाड़ी में था और मैंने तकरीबन जितनी भी गाड़ियां दी हर किसी में एक शख्स था इसमें हमने इससे पहले भी प्रोग्राम में बहुत बार ये डिस्कस किया कि कार पूलिंग कूता असल अगर कुछ जाए वर्क प्लेस 5-6 नफरन कुनी अगर तिम अख गाड़ी करन उसकी वजह से ट्रैफिक में कितनी कमी होगी या हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज कर सकते हैं राइट असल चीज़ अगर इस वनी अखज़ करो ना अगर हम देखें कि असल मुद्दा मकसद चाहे शादियों का मामला हो चाहे ट्रैफिक का मामला हो या कह दफ्तरी मामला या ये प्रोग्राम मामला सुई इंसान तो सुई कौम कर तरक्की वक्तस कदर कर तवे अल्लाह ताला कुरानस मज वक्त कसम खेवान तो अम तल तर फिक्र कि वक्त कूता जरूरी कि इंसान युथी तरक्की इंसान अगर बेहबूदी इंसान ये बरकत पन्न मामलातन मज तेल तमिस वक्त कदर करें जरूरी न तो चूँकि वक्त यूता कम इंसानस कि चशम जदन तरह फिक्र जिंदगी कित कन गुजारान अख मशहूर शार युस दरा हालांकि सीमाब अकबर आबादी तो सो वन कि उम्र दराज मांग के लाई थे 4 दिन 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में ये शेर यूजुअली ना बहादुर शाह जफर से मंसूब किया जाता है मगर असल इसके जो लिखने वाले हैं सीमाब अकबर आबादी कि इससे पहले कि उम्र जो दराज है गुजर जाएगी वक्त की कदर करेंगे और वक्त की कदर की जब भी हम बात करते इस वक्त की कदर हमें तभी आती है जब ना हो जब ना हो बिल्कुल तो इसलिए हम भी वक्त की कदर करते हुए अखबारात की सुर्खियां लेंगे जी हाँ वक्त आ गया है आप तक आ गया है अखबारात की सुर्खियों से पहले आप तक अहम अपडेट्स पहुंचाते हैं मौसम के हवाले से महकमा मौसमियात के इतला के मुताबिक आज मौसम अबरालूद रहेगा श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया आप तक शहरों के हवाले से भी जानकारी पहुंचाते हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर अभी भी जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो फुली रेस्टोर नहीं किया गया है मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी और श्रीनगर सनमर्ग गोमरी रोड पर सभी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी मज़ीद मालूमात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से रब्ता कायम कर सकते हैं ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दस्तियाब है नियाज भाई वक्त अब आ चुका है आप तक सुर्खियां पहुंचाने का जी कथन मज गयो मश्ती मौसम मगर मे हिंट दिस आज न्यूल तो मे दोप तम तल मत तर फिक्र मगर ताबिशन कोर वजाहत सान खैर वन गए अखबारन हिंद सुर्खी अखबार लेखन सेंटर रिलीजेस ₹171 करोड़ PM किसान इंस्टॉलमेंट फॉर फूड अफेक्टेड फार्मर्स इन जम्मू एंड कश्मीर और इसी अखबार से एक और खबर है कि CM उमर अब्दुल्ला रिव्यूज द प्रोग्रेस ऑफ वर्क्स अंडर द कैपेक्स बजट CDF डायरेक्ट्स द एक्सीलरेट द एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स एडहेरेंस टू द फिजिकल डिसिप्लिन जी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास उसमें जाहिर सी बात है 2 खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे पहली मौसम के हवाले से और दूसरी शाहराओं के हवाले से शाया हुई है लानीनाज चिल हेड्स फॉर कश्मीर अर्ली स्नोफॉल ब्लैंकेट्स पहलगाम डक्सम फार्मर्स बी ब्रंट ऑफ हार्श सीजन और मौसम के हवाले जो कई गुलमर्ग के फर्स्ट फेज़ में बर्फबारी उसके हवाले से भी हमने काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वीडियोस भी देखे और ट्रैफिक रिज्यूम्स ऑन श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे जोजिला पास मुगल रोड आफ्टर वेदर हॉट जी न्याज़ जी मुझे जो तस्वीर ना ताबिश के अखबार पे नज़र आ रही थी ना वो एक सफ़ेद चादर बर्फ़ की इसी तरह जिस तरह ताबिश ने आज ना सफ़ेद ब्लेजर पहना हुआ है और सफ़ेद चादर लग रही है मेरे हाथ में उर्दू अखबार है लिखते हैं कि मुश्किलात के बावजूद उम्मीद बरकरार कश्मीरी पेपर माशी शादी ब्याह के तकरीबात में नई पहचान बन चुकी है और ख़बर इसी अखबार से लिखते हैं कि जाली शिनाख्त और जाली दस्तावेज़ात का मामला मुलाजिम के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज फिलहाल मज़ीद तफ्तीश जारी क्राइम ब्रांच कश्मीर
जी, उर्दू रोज़नामा मेरे पास और इससे 2 ख़बरें आप तक पहुँचाना चाहेंगे। पहली ख़बर, हुकूमत हिंद बदतरीन सैलाब मुतासरा आबादी की ज़िंदगियों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री किसान समाधि स्कीम, मरकज़ी सरकार ने 21वीं किस्त पेश की गुज़ार। और इसी अखबार से एक और सुर्खी, जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों पर इंतखाबात, सियासी जमातों में सलाह मशवरे जारी। जी, मैं इस सेगमेंट की आखिरी खबर लेना चाहूँगा। गिरदोनवा के 12 बस्तियों में 50% से ज़्यादा अफराद मुख्तलिफ बीमारियों से मुतासिर, बच्चों में दमा होने का खतरा 400% ज़्यादा, मुआदे और छाती के मरीजों की शरह 40% है। जी, आखिरी अंग्रेजी रोज़नामा मेरे पास, उससे एक खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगी। अनअलोकेटेड CGS's कोटा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एलोकेट्स ओवर 870 मेगावाट्स विंटर पावर फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जी, ये थी अखबारात की सुर्खियाँ। तो वक्त वोत कि निमो कमर्शियल ब्रेक, तो कमर्शियल ब्रेक पत यिथ कन जो तुम मालूम कि मेहमान शख्सियत अस तशरीफ फरमा, तिमन सत करनाओ मुलाकात, बे कि मजीद इतला तुह ताम वातन। वुछान रूजो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। नाज़रीन, मेरी जो वर्क प्लेस, जो मेरा ऑफिस है, वो हमेशा लाल चौक से ही गुजरना पड़ता है। मुझे हमेशा जो पोलो व्यू है वहाँ से गुजरना पड़ता है। और पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे एक इवेंट हो रहा है। इवेंट क्या है? इवेंट है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन्हें बढ़ावा देने के लिए इवेंट दिया जा रहा है, इवेंट बनाया जा रहा है। और इवेंट का नाम है सारस। और नियाज़ भाई, जी, सारस मेला। ये सूरमी पे 14 तम जन ताबिश खबर यमो नजर तौर दिजमस कि कि बाहर से ही विंडो शॉपिंग वक्त नहीं मिला, लेकिन बाहर से दिखना, इसी अम ब्रोह अर्ज इस कारण कि वक्त नहीं मिला। मतलब अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता, वही वक्त नहीं मिला अभी ताबिश को। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये जो रूरल लाइवली मिशन डेवलपमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम है जिसमें हमारी सकाफत तहजीब की बहुत सारी इनकी नुमाइश होगी, जहाँ पेपर माशी, हैंडीक्राफ्ट और बहुत ऐसे चीज़ों की नुमाइश होगी जिन्हें हम पसंद करते हैं। आप जाइए, अपने घर वालों के साथ भी जाइए। 4 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर शेर कश्मीर पार्क, जो लाल चौक के नज़दीक ही वाक़या है, वहाँ ज़रूर जाइएगा। लेकिन हमने आपको लुभाने के लिए और आप इस चीज़ पर रिझाने के लिए कि आप भी वहाँ जाए, एक सेगमेंट तैयार किया है ताबिश, ताकि थोड़ी सी झलकियाँ आपको दिखाएं और आप अपना मन बना ले और वहाँ ज़रूर जाइए। पहले ये सेगमेंट पेश करते हैं आपकी खिदमत में और उसके बाद प्रोग्राम का जो ये सिलसिला ये आगे बढ़ेगा। देखते रहिएगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। जम्मू व कश्मीर रूरल लाइवलीहुड्स मिशन हर साल सारस मेले का इनेकाद करता है। इस मेले में मुल्क भर से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़ी हुई दीही खवातीन शमूलियत करती हैं। ये दीही खवातीन अपने हाथ से बने हुए सामान की नुमाइश और ख़रीद व फ़रोख्त करती हैं, जिससे इन गरीब दीही खवातीन को रोज़गार मिलता है। और यही जम्मू व कश्मीर रूरल लाइवलीहुड्स मिशन का बुनियादी काम है। ये सारस मेला 10 दिन तक शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में जारी रहेगा और हमारी तमाम अवामुन्नास से यही इस्तदा है कि इस मेले में भरपूर शिरकत फरमाकर इन दीही खवातीन की हौसला अफजाई करें।
सारस मेला एक्चुअली ये क्या होता है, जो लड़की लोग घर पे बनाते हैं, जो लोग हैंडमेड प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए, उसका एक प्लेटफॉर्म डिस्प्ले करने के लिए, उसका बिजनेस करने के लिए, बेचने के लिए, और जो यहाँ पे आते हैं उन लोगों को भी खरीदने के लिए ऑल ओवर इंडिया में कोई क्या बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, वहाँ का स्पेशलिटी, अपना अपना जगह का कुछ कुछ स्पेशलिटी होता है, उसको डिस्प्ले करने के लिए और वहाँ के कनेक्ट करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा वाला। हम लोग का रिस्पांस देख के बहुत खुश हो गए और हम डिपार्टमेंट के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें ये मौका दे दिया। मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर हूँ JKNRLM से, उम्मीद से। तो ये हमारा सारस लगता है, तो इसमें हमें इनवाइट किया जाता है अपने प्रोडक्ट्स पब्लिसिटी करने के लिए। हमारे जो हैं प्रोडक्ट्स, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, सारा ऑर्गेनिक है, मसाले हैं सर हमारे। सारी बहनें मिलके इसको बनाती हैं, ग्राइंड करती हैं, फिर पैकिंग करती हैं, यहाँ लाती हैं। मेला बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमारे देश के कितने सारे शहरों के स्टॉल्स लगे हुए हैं, उनके हैंडीक्राफ्ट्स, उनके प्रोडक्ट्स, सब कुछ बहुत ही चीप रेट्स पे अवेलेबल हैं और प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी भी हैं। नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। एक सेगमेंट था सरस आजीविका के बारे में, जहां मुख्तलिफ सकाफ़ती, मुख्तलिफ रियासतों और बाहर की जो रियासती है, बैरूनी रियासतें, वहाँ से लोग आए और अपने हैंडीक्राफ्ट से चीज़ें बनाए। आप ज़रूर जाइएगा। अभी आज की जो तारीख़ है 8 अक्टूबर है, अभी 6-7 दिन और चलने वाला, यानी 14 अक्टूबर तक ये चलेगा। कभी हमें भी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो हम भी ज़रूर जाएंगे, वक्त ज़रूर मिलेगा। अब हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। आज हमारे इस जो स्टूडियो है इसको मुज़य्यन किया है प्रोफेसर राना हाशमी, डायरेक्टर ITSS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे आज इनवाइट किया और ये एक प्लेटफॉर्म दिया जहां मैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में बात कर सकूं। प्लेजर। आप डिपार्टमेंट के बारे में भी बात करेंगे, आपके बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले कि हम आपसे कुछ पूछें, पहले मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। ये जो नाम है ना राना हाशमी, ये बड़ा ना वो बारोब नाम है। जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते होंगे ना, स्टूडेंट वैसे ही डरते होंगे जी राना हाशमी जी आ रहे हैं, मतलब जिसमें हाशमियत है और वो जो रोब होता है एक नाम में, तो वो झलकता है नाम में। लेकिन जब आपसे अब बात करेंगे, आप तो इतनी नरम और ऐसा है ही नहीं कि आपका रोब दिखता होगा, आप हंसती होंगी वहाँ, तो फिर तो वो रोब खत्म होता होगा। नहीं, मेरा नाम जो है ना बहुत मिसअंडरस्टूड है क्योंकि कश्मीर से बाहर तो समझ सकते हैं कि लोगों को उर्दू नहीं आती या अरबी पर्शियन नहीं आती, तो वो इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन यहाँ भी लोग मेरा नाम नहीं समझ पाते हैं। तो माने के अलावा इसको बाहर तो लोग राणा प्रताप वाले राणा से राणा जी इसको कंफ्यूज करते हैं, तो मैं उनको समझाती हूँ कि ये राणा प्रताप वाला राणा नहीं है, ये न से नल वाला राणा है, न सॉफ्टवेयर एन है। और यहाँ पे तो क्योंकि उर्दू सबको आती है तो मैं समझाती हूँ कि ये रानाइयों वाला राना है। चलिए, ये भी आपसे समझ में आ गया कि जो आपने न का हमें डिफरेंस या अंतर बता दिया, रा और न, कि आपको लिटरेचर में भी या लैंग्वेज में भी, लैंग्वेज और पोइट्री में इंटरेस्ट है। जरूर करेंगे, लेकिन आपसे जरूरी जानना चाहेंगे कि हम ITSS के बारे में जरूर बात करेंगे ही, लेकिन आपका जो सफर रहा है अभी तक बाहर से फिर कश्मीर में, उसके बारे में ज़रा सा बताइए हमें कि वेयर योर बर्थ प्लेस, फिर एजुकेशन कहाँ पे हुआ, फिर कश्मीर आप कहाँ से आ गई और उसके बाद इस फील्ड में आप कैसे? यहाँ तो मैं आ गई थी जब मैं 3-4 साल की थी।
तो वैसे बर्थ प्लेस बनारस की है मेरी, फादर मेरे लखनऊ के और मदर बनारस का, वहाँ का कनेक्शन है। तो मेरे फादर को तब ये REC हुआ करता था जो आज NIT है। हाँ, तो यहाँ वो फिजिक्स डिपार्टमेंट में अपॉइंट हुए थे। तो फिर जब उनका अपॉइंटमेंट हो गया तो वो अपनी फैमिली को लेके यहाँ आ गए। तो मेरी सिस्टर तब 6 महीने की थी और मैं 3 साढ़े 3 साल की थी जब आपने NIT श्रीनगर शिफ्ट किया। हाँ, विद योर पेरेंट्स? विद माय पेरेंट्स। तो शुरू में यहाँ पे एकोमोडेशन नहीं मिला था REC कैंपस में, तो हम लोग मगरमल बाग में रहते थे। अच्छा। तो स्कूलिंग उस हिसाब से, फिर वहाँ से कॉन्वेंट स्कूल नज़दीक था, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट, तो वहाँ पे एडमिशन हो गया था मेरा। फिर 1 साल के बाद मेरे फादर को यहाँ एकोमोडेशन मिल गया, जहाँ REC कैंपस है जो अब, तो इधर हम आ गए। तो उस वक्त कॉन्वेंट की बस यहाँ नहीं आती थी, तो जो भी बड़े बच्चे थे सारे वो मेलिंसन जाते थे। तो फिर मेरा एडमिशन मेलिंसन हो गया, तो उनकी बस आती थी। तो फिर 2-3 साल मेलिंसन में पढ़ा। फिर 5th क्लास से हम बाहर चले गए, मतलब मेरे फादर को जाना था US PhD के लिए, स्टडी लीव लेके गए वो REC श्रीनगर से। तो फैमिली को उन्होंने ग्रैंड पेरेंट्स के पास बनारस में रखा। उस वक्त मेरे ग्रैंडफादर वहाँ पोस्टेड थे। तो फिर स्कूल फिर से चेंज हो गया? स्कूल फिर से चेंज। ओके। तो उसमें ये था कि फिर समझ लीजिए 5th से 12th तक मैंने वहाँ पे ही पढ़ा। 11-12 वहाँ से पढ़ी। फिर मेरे फादर वापस आ गए US से। और वो फैमिली को लेके यहाँ आ गए, फिर से NIT श्रीनगर आ गए। तो फिर यहाँ पे मैंने विमेंस कॉलेज में ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। तो इत्तेफाक की बात, क्योंकि कश्मीर एक बहुत छोटी सी जगह है, छोटी सी सोसाइटी है, तो मेरे बचपन के सारे क्लासमेट्स मुझे कॉलेज में मिल गए। फिर से तो वो लाइफ रियूनियन फिर से हो गया। हाँ, वो लाइफ बिकेम अ फुल सर्कल, राइट। तो उन लोगों से फिर से कम्युनिकेशन हो गया। फिर कुछ उसमें से चले गए मेडिकल कॉलेज, कुछ REC चले गए। सो आई कंटिन्यूड देयर। तो मैंने BSc किया था इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री था, लेकिन केमिस्ट्री से हमारी खानदानी दुश्मनी रही है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात ये है कि जो नियाज भाई है और मैं, हम भी उसी इंस्टीट्यूट से वाबस्ता है जिसमें आपने तकरीबन अपना सारा बचपन गुजारा। ये पता ये क्या हुआ, जहाँ आपकी तरबियत हुई वहाँ हमारी तालीम। आपकी तालीम। तो हम यूजुअली ऐसे पूछते, तरबियत कहाँ हुई, तालीम कहाँ हुई। तो ये हमारी तालीम और तरबियत का एक ऐसा कनेक्शन है हमारा। हमें भी वो चिनार याद आता है जहाँ हमने अपना वक्त गवाया है, और मुमकिन है आपने भी बचपन में उस चिनारे वक्त ही गवाया है। मुझे लगता है वाकई में वो जो वक्त है इट्स रियली मेमोरेबल। और सच में मतलब आज सब कुछ जो भी देन है अल्लाह ताला के, अल्लाह का करम की तरफ से। मैं इसलिए कह रहा हूँ वक्त गंवाए, क्योंकि हमारे प्रोफेसर ना हमसे अक्सर कहते थे कि तो आप क्या चिनार्स के पास वक्त जाया करके आ गए क्या? लेकिन उन्हें नहीं पता कि हम क्या जी रहे थे वहाँ। तो अच्छा, जो ये कश्मीर के साथ यूजुअली जब आप बाहर से हों और फिर लखनऊ जैसी इस तहजीब, तमद्दुन और सकाफत और ऐसे विरसे से हो जहाँ ज़बान में मिठास और ख़ूबसूरती हो, और फिर जब आप ऐसी जगह आए जहाँ कुदरत में खूबसूरती हो, जहाँ झरनों में खूबसूरती हो, जहाँ चिनार के पत्तों में की गिरने की खूबसूरती हो, और फिर आप झीले डल के किनारे पे अपना बचपन गुजारा हो, फिर तो एस्थेटिक सेंस पूरा जाग जाता है। फिर क्या बस सोने पे सुहागा है। फिर क्या आप बस फिजिक्स के या इस कंप्यूटर साइंसेस के ही हवाले से जिंदगी, या कुछ और डेवलप हुआ, और वो जो जमालियाती हिस्से इंसान में क्या वो डेवलप हुआ? एक्चुअली जो ये है ना टेक्निकल चीज़ें हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, दिस इज़ वन पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो आपके पर्सनालिटी के और भी पहलू होते हैं, जिसमें कि एस्थेटिक सेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत ज़बरदस्त ये बहुत ज़बरदस्त है। सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत ज़बरदस्त है। ओवरऑल पर्सनालिटी का आपका कैसा डेवलपमेंट हुआ है जी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, और जो कुछ भी हम क्रिएट कर रहे हैं वो क्रिएशन के लिए एक जमालियाती हिस्स का होना बहुत ज़रूरी है। एक डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फिर चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। तो उसमें ये है कि लाइक आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होनी चाहिए। तो आपका इसमें मामला क्या रहा? सिर्फ आपने साइंस पढ़ी या और कुछ चीज़ें की आपने?
मैं तो मुझे तो लगता है कि एक लाइफ टाइम कम है, इतना कुछ है दुनिया में करने के लिए। साइंस तो पढ़ी अपनी जगह, देन कंप्यूटर साइंस हैपेंड टू मी, क्योंकि मेरा फिजिक्स थी फील्ड, इंटरेस्ट था इसमें जो आप लोग कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन में था इंटरेस्ट, और लेकिन फिर फादर ने नहीं जाने दिया उसमें। तो फिर मुझे लगा कि फिर क्या पढ़ा जाए, तो मुझे लगा कि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप समझ सकते हैं तो दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट समझ सकते हैं। कुदरत के उस पेचीदा चीजों को समझने की कोशिश करें। लेकिन पूरी दुनिया फिजिक्स ही है दरअसल। हाँ, सारा कुछ है। क्वांटम मैकेनिक्स अगर आप देखें तो इट्स ऑल रिलेटेड टू द होल यूनिवर्स। बिल्कुल। तो फिजिक्स समझ करके आप कायनात को समझ सकते हैं। जी। तो मैंने एमएससी फिजिक्स किया, उसके बाद ही मेरा जॉब NITTR चंडीगढ़ में लग गया। ठीक ठीक। तो मेरा स्पेशलाइजेशन था एमएससी फिजिक्स में, मेरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स था। उसकी बेसिस पे मेरा वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गया। तो आई वाज इनिशियली इनटू हार्डवेयर सेक्शन, जहाँ हम सर्किट्स वगैरह डिजाइन करते थे। तो फिर उसमें 1-2 साल काम करने के बाद फिर मुझे सॉफ्टवेयर में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम हुआ। लेकिन था क्या कि मेरा एक्सपीरियंस सारा अब कंप्यूटर साइंस में डेवलप हो रहा था, लेकिन मेरी फील्ड फिजिक्स में थी। और ये थी टेम्पररी पोजीशन वहाँ पे। तो मुझे ब्रेक नहीं मिल रहा था कंप्यूटर साइंस में, बिकॉज ऑफ माय बेसिक डिग्री वो कंप्यूटर साइंस, हाँ, दैट वाज नॉट इन कंप्यूटर साइंस। तो ड्यूरिंग माय जॉब ओनली बिट्स पिलानी ने एक डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम अनाउंस किया था, दैट वाज स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो उनका मैंने MS कंप्यूटर साइंस किया वाइल वर्किंग एट माय इंस्टीट्यूशन। उसकी वजह से क्या हुआ, मेरी एक डिग्री भी आ गई, तो मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग हो गया और फिर मुझे ओपनिंग्स मिलने लगी। सो देन आई वर्कड इन बॉम्बे फॉर फ्यू मंथ्स इन एन एजुकेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। मेनली हम NITTR में, तब कंप्यूटर साइंस बहुत नया था, ये अर्ली 90s की बात है, या लेट 80s भी आप कह सकते हैं। सोच रहा था कि उस टाइम प्रोग्रामिंग में जबकि ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। बिल्कुल। तो लेट 80s में कंप्यूटर साइंस बिल्कुल नया आया था, और पॉलिटेक्निक्स और इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को दिया जा रहा था। तो हम मेनली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते थे उन सारे, आप कह सकते हैं वो टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम हम कंडक्ट करते थे। पॉलिटेक्निक्स को हम ट्रेन करते थे, उनके लिए हम सॉफ्टवेयर भी डेवलप करते थे, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। उस वक्त मतलब, आज तो इतना एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी कि हर चीज़ के लिए एक ऐप है और आप बहुत क्विकली कुछ भी डेवलप कर सकते हैं। तब प्रोग्रामिंग के एक स्टेप के थ्रू हमें वो एनिमेशन वगैरह डेवलप करनी पड़ती थी। तो उसकी ही बेसिस पे मुझे बॉम्बे में फिर जॉब मिला था, वहाँ पे भी हमें एजुकेशनल सॉफ्टवेयर डेवलप करना था। बट आई कंटिन्यूड ओनली फॉर फ्यू मंथ्स देयर। फिर मेरा IIM अहमदाबाद में हो गया अपॉइंटमेंट। सो दैट वाज थ्रू कॉमनवेल्थ प्रोग्राम। तो वो 2-3 महीने का मेरा अपॉइंटमेंट था वहाँ पे। मेनली वो इस तरह का था जैसे एक्सचेंज प्रोग्राम होता है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। सो देयर आई वाज अपॉइंटेड फॉर दिस प्रोग्राम, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टाइप आप कह सकते हैं। तो वी वर ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन एनालिस्ट फ्रॉम 17 डिफरेंट कंट्रीज। ऐसा था। हाँ। IIM Ahmedabad, ma'am, is one of the most prestigious institutes. BITS Pilani also IIM Ahmedabad। ऐसे एक्सपीरियंस कैसा था या BITS Pilani? बहुत अच्छा। मुझे लगता है मेरा जो भी वर्क एक्सपीरियंस अभी तक रहा है उसमें वो एक बेस्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा। बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि आप मल्टी कल्चरल लोगों के बीच में काम कर रहे थे, और अच्छा उनके साथ एक कनेक्शन बना, काम करने में बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, वो तो आपने एजुकेशन के हवाले से कह दिया कि आपने मल्टीकल्चरल इनमें इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा, लेकिन आप रही भी एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में। आप पैदा हुई लखनऊ में, पली बड़ी थोड़ी सी कश्मीर में, थोड़ी यहाँ, एक मैं कह सकता हूँ ऐसे ना, वो एक हाइब्रिड मॉडल है हमारे पास। आपने डाइवर्सिटी देखी। कैसा देखा आपने कश्मीर को? क्या क्या पसंद है? नमकीन चाय तो आपने ले ली, इसका नमकीन चाय, मुझे कश्मीर की जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, कश्मीर क्या कहीं के भी ट्रेडिशनल चीज़ें और जिनकी एथिकल एथनिक वैल्यू है, वो सब मुझे बहुत पसंद है। एथनिसिटी जिसके साथ जुड़ी, जैसे ये समावार बहुत पसंद है मुझे। तो आपके पास होगा? मेरा जब कश्मीर यूनिवर्सिटी से मैंने छोड़ा और मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ अपॉइंटमेंट, तो मेरी जब फेयरवेल पार्टी हुई कश्मीर यूनिवर्सिटी में, तो उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको हम क्या गिफ्ट दें। मतलब मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिले। कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो फेयरवेल था, उससे पहले आपने उस सफर के बारे में हमें बताइए कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में आप आई कैसे?
आए मैं अहमदाबाद के बाद फिर क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था, माय सैलरी वाज कमिंग थ्रू दैट कॉमनवेल्थ प्रोग्राम। तो जब वो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया तो मेरा जॉब भी मतलब उतने ही पीरियड के लिए था। उसके बाद फिर मैंने एप्टेक में काम किया दिल्ली में। तो वो अभी मैं वहाँ जॉब कर ही रही थी, तो मीनवाइल मैंने यहाँ आई थी मैं छुट्टियों में और कश्मीर यूनिवर्सिटी का फॉर्म्स निकले हुए थे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में, तब वो कंप्यूटर सेंटर हुआ करता था, तो सिस्टम एनालिस्ट के फॉर्म्स निकले थे। कश्मीर ने वापस बुलाया। हाँ, मैं आने में नहीं इंटरेस्टेड थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स यहाँ थे और मेरे फादर ने इंसिस्ट किया कि फॉर्म भरने में क्या है, भर दो फिर देखा जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना आपका रिस्क लिखा होता है। बिल्कुल। तो मेरा दाना पानी यहाँ लिखा था, तो मैंने वो मतलब बिल्कुल नॉन सीरियस वे में वो फॉर्म भर दिया और मैं वापस अपने वर्क प्लेस पे दिल्ली चली गई। मीठा हो तो फिर मिठास आ ही जाती है। हाँ, बहुत सारा यूनिवर्सिटी जैसा कैंपस, बहुत सारा पुल फैक्टर था। एक तो मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे थे और एक सिक्योर और परमानेंट जॉब था, एक गैजेटेड पोस्ट थी वो। फिर यहाँ का माहौल और यहाँ की आबो हवा कहीं नहीं मिलती है। बिल्कुल वो बात मतलब है। यहाँ का जो हमने क्लाइमेट देखा, इसकी वजह से हम कहीं और नहीं एडजस्ट हो पाते। अच्छा। तो वहाँ फिर मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद फिर मैं आ गई तो ज्वाइन कर लिया। सो आई वर्कड फॉर 31 इयर्स इन कश्मीर यूनिवर्सिटी। ओके, माशाल्लाह। सो यू कैन से कि आई हैव गिवन अ स्लाइस ऑफ माय सोल टू दैट यूनिवर्सिटी। वो बात बहुत खूबसूरत। अभी हमें तो अभी हम असली मौजू की तरफ आ ही नहीं रहे हैं और भी कुछ पूछना आपसे, आपकी हॉबी के बारे में भी पूछना है। ये बातें ऐसी होती है कि ताकि हम आपसे ना 1-2 प्रोग्राम करें, आज एक कल एक, पहले हम एक इंशाल्लाह किसी और दिन एक, और भी बहुत सी बातें। अभी हमारे साथ जो बनी है आज की मेहमान है प्रोफेसर राना हाशमी जी, डायरेक्टर ITSS सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। उस हवाले से भी हम थोड़ी बात करेंगे, लेकिन अभी मजीद ये बातें इतनी दिलचस्प हो रही है ताबिश के हमें अभी मन नहीं हो रहा है कि मैं उस ना खुश्क बहस में पढ़ूं कि IT क्या है। उससे बेहतर कि कुछ एस्थेटिक बातें करें जिस तरह मैम कह ही रही थी पहले। लेकिन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के उस पार ये बातचीत, जो दिलचस्प बातचीत का जो सिलसिला ये जारी रहेगा। देखते रहिएगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। जी, इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ प्रोफेसर राना हाशमी, जो कि डायरेक्टर ITSS है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से पहले मैम 31 ईयर्स टू द कश्मीर यूनिवर्सिटी इज़ अ बिग टाइम, और 31 ईयर्स में IT के साथ मुंसलिक होना इज़ ऑल्सो अ बिग अचीवमेंट। लेकिन आपने ये भी कहा था कि फिज़िक्स या कंप्यूटर साइंस के साथ साथ मेरा जो शौक़ था वो मास कम्युनिकेशन, अगर स्पेसिफिकली ना कहें तो अदब के साथ या ब्रॉडकास्टिंग के साथ, या ये कहें कि बोलने के साथ, ठीक। तो उससे किसी न किसी तरीके से आप मुंसलिक हो सकी जब आप कश्मीर आई वापस, कश्मीर यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स किए जिसमें आपका ये कहें शौक बहुत ज़्यादा था। हाँ, मैंने कोशिश करी वो आरजू पूरी करने की थ्रू माई हॉबी, एज अ हॉबी। तो मतलब आज ये मेरा पहला प्रोग्राम नहीं है टीवी पे, लाइक मैं बचपन से रेडियो प्रोग्राम्स करती रही हूँ। रेडियो माने तो रेडियो कश्मीर श्रीनगर, तो कॉलेज डेज से। तो मुझे बड़ा शौक था अपना पॉकेट मनी खुद अर्न करने का। तो मैंने सोचा ये क्रिएटिव तरीका है और मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा। तो रेडियो कश्मीर श्रीनगर में मैं रेडियो टॉक्स देती थी। और फिर यहाँ पे भी मैंने दिया है प्रोग्राम, एक तो गज़लों के प्रोग्राम की कुछ कंपेयरिंग करनी थी। ठीक। तो वो मैंने किया, बट मैं उसमें बहुत कंफर्टेबल नहीं थी क्योंकि टीवी में किया क्योंकि मैं थोड़ा कैमरा शाई हूँ। हमारे आर्काइव्स में हमें पहले पता होता, हम निकाल के आपकी कंपनी से शुरू कर देते। हाँ, तो वो उसमें क्या है कि दूसरा प्रोग्राम जो मैंने किया तो वो दूरदर्शन वालों ने ही हब्बा खातून पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो उसका जो बैकग्राउंड नरेशन था वो मैंने दिया। वॉइस ओवर आपका था? वॉइस ओवर मेरा था। तो उसमें मैं बहुत कंफर्टेबल थी और मुझे बहुत मजा आया। आप ये कह सकते कि ऐसे काम जिसमें आप बिहाइंड द कैमरा में ज्यादा कंफर्टेबल। लेकिन अब आप आज कैमरा के सामने पहली बार आई तो कैसा लग रहा है? उतना अनकंफर्टेबल तो नहीं है? नहीं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया। इसके पहले भी जो हमारी बातचीत हुई तो मुझे लग रहा कि हाँ, हम
मैं मेहमान आई हूँ और आप लोग मुझसे जनरल बातचीत कर रहे हैं, हाँ, तो मैं उस जैसे- हिसाब से बिल्कुल उतना प्रोफेसर कॉन्शियस नहीं इस हूँ। प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि जो हमारे गेस्ट होते हैं, जो हमारे मेहमान होते हैं, वो बिल्कुल कंफर्टेबल फील, जस्ट लाइक ऐसे हम यूं कहते हैं कि आप अपनी ड्राइंग रूम में हैं और आप जी बात जी कर रहे हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही लग मुझे रहा इस है। आईटी के दौरान और इस शौक के दौरान मेरा मन नहीं हो रहा वहां जाने की तरफ क्योंकि आपकी जिंदगी और आपकी पर्सनैलिटी की इतनी जहते हैं। मतलब आपकी जो स्वेटर बुनी हुई है ये क्योंकि हम आजकल रेडीमेड मिल रही है ना, मुझे ऐसी चीजें नजर बनी। क्या आपको इन चीजों का शौक है कि आप खुद वगैरह हाँ, करती जैसे हैं? मैंने कहा ना, दुनिया में इतना कुछ करने के लिए कि एक लाइफ टाइम काफी जैसे नहीं क्या है। क्या करती हैं आप इसके अलावा, आईटी तो के अलावा? एक तो ये जो आपने इशारा किया, निटिंग भी मैं करती ओह, हूँ, बहुत ठीक। खूब। और मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, पोइट्री में ओके, इंटरेस्ट पोएट्री का है, भी शौक है। और कुकिंग में भी इंटरेस्ट है। कुकिंग में क्या बनाती है आप? सब कश्मीरी या कुछ। लखनवी सब बिरयानी कुछ। या वहाँ के वहाँ? इनफैक्ट मैं एक रेसिपी बुक भी लिख रही हूँ। ओह, आप बहुत बुक खूब। लिख रही हैं हाँ, रेसिपी? तो उसमें मेरा नेफ्यू मेरी हेल्प करेगा जब उसको टाइम मिलेगा। जी तो बहुत। और कुछ टेक्स्ट बुक पे भी काम चल रहा है, तो वो मैं छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि मैंने इतना साल दिया है टेक्नोलॉजी को और अपने सब्जेक्ट को, तो उसको भी मैं एक फॉर्म में, कंसोलिडेटेड फॉर्म में लाना चाहती हूँ। और जो ये प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया तो मुझे खुशी हुई और मैंने एग्री किया। तो जो मैंने आपसे कहा कि मतलब ये मौका मैंने ले लिया जो आपने अवेल दिया, हो गया ये तो मैं मिर्ज़ा गालिब का एक शेर सुनाऊंगी बिल्कुल, है, क्या बात है। विद अ ट्विस्ट, बिल्कुल। विद अपॉलॉजीज जरा- टू मिर्ज़ा जरा गालिब तरमीम करके हाँ? कि इसमें मैं कहना चाहूंगी कि कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं कब से गालिब गजल सराहना हुआ, बिकॉज आई एम कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम Long हियर। time. तो ओरिजिनल शेर तो है कि कुछ तो कहिए कि लोग कहते लोग हैं कब से गालिब गजल सराहना हुआ। गजल सराहना हुआ। तो आपने मुझे आज गजल सरा होने का मौका दे दिया है यहाँ पे। बहुत खूब। और मेनली मेरा मकसद ये था इस शो में आने का कि मैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में कुछ हाईलाइट कर सकूं, क्योंकि हम लोग, जैसे मैंने कहा कि वी वर्क बिहाइंड द सीन। सो हम पूछ ही लेते हैं अब कि क्या आपका दायरेकार है एज ए डायरेक्टर आईटी एंड एसएस, व्हाट इज इट एक्चुअली, ये क्या काम करते हैं आप? मेनली तो ये है कि हम हर तरह का डिजिटल फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। लाइक वी हैव 4 or 5 कैंपसेस देयर, जी। तो उन सारे कैंपसेस की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, उनको हम ITSS सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जी जी जी। लाइक यू कैन से कि ITSS इज द बैकबोन ऑफ द यूनिवर्सिटी। ITSS means information technology and support system. support system. Okay, okay. So we provide every kind of support there, जैसे Okay. नेटवर्किंग से लेकर के हार्डवेयर सपोर्ट, कहीं किसी का सिस्टम में कोई इशू हो गया है, प्रिंटर है, फोटोस्टैट मशीन है, मतलब हमें ये इश्यूज आते रहते हैं और हमारी टीम उस पर काम करती रहती है। तो ये एक तरह का हम कहते हैं कि इट इज़ बैकबोन ऑफ द यूनिवर्सिटी। Obviously. और ज़रा सा भी इंटरनेट कनेक्शन बैठ जाए तो सारा काम बैठ जाता है। और इवेंट्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, तो उन इवेंट्स के लिए हमें इंटरैक्टिव पैनल प्रोवाइड करना और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, माइक्स एंड एवरीथिंग अरेंज करना। Okay. तो मतलब इट इज लाइक अ नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी विच इज वर्किंग बिहाइंड द सीन एंड कनेक्टिंग ऑल द एलिमेंट्स टुगेदर। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन द डिजिटलाइजेशन एंड देन सो दैट एवरीथिंग रन स्मूथली। तो हमारे पास बहुत लिमिटेड लोग हैं, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, Okay. और वो बहुत मेहनत से काम करते हैं और काबिल लोग हैं हमारे टीम में, थैंकफुली, एंड दे आर वर्किंग 24/7। तो वो छुट्टी में भी काम वाम करते रहते हैं। Okay. तो लेकिन जैसे होता है ना, एक्नॉलेजमेंट या वो चीज़ें उतना हाईलाइट नहीं हो पाती। इट्स लाइक सेइंग कि आपके बॉडी में नर्वस सिस्टम है बट यू आर अनअवेयर ऑफ इट। मतलब जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है आप बिल्कुल ठीक हैं, मस्त हैं और फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जहाँ कोई इशू आता है तब उथल पुथल मचती है, तब पता चलता है कि बॉडी के अंदर कोई चीज़ है जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको ठीक किया जाए, वरना ये सिस्टम ठीक से नहीं चलेगा। इसमें ना मुझे, चूंकि आपका शायरी की तरफ ना रुझान है, मुझे इकबाल का एक मशहूर शेर याद आ रहा है। मैं आपकी डिपार्टमेंट की तुलना, उसकी कंपैरिजन उसके साथ करना चाहूँगा। वो कहते हैं ना कि आँख के बारे में, तो आपकी डिपार्टमेंट एक आँख की तरह है। मुब्तलाए दर्द हो कोई अज़ू तो रोती है आँख, किस कदर हमदर्द है सारे जिस्म की आँख। इसी तरह आपका जो डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर IT एंड सर्विस सिस्टम सॉल्यूशंस, ये असल में एक आँख है जो कोई भी उज़ू में, किसी भी जिस्म में दर्द हो तो वो वहाँ पहुँचकर वो दर्द को सॉल्व कर जाता है। जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और कैसी बेहतरीन आपने वो
इसके साथ मुंसलिक कर दिया अल्लामा इकबाल को आज की आईटी के दौर से। बहुत खूब। ये तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ टेक्नोलॉजी एस्थेटिक सेंस के साथ रिलेट हो। ये मैं पूछना चाहता था आपसे कि मशीनों के साथ आपने तो जिंदगी गुजारी और मशीनों को प्रमोट करने में, मशीनों के जरिए हमारी जिंदगी में सहूलियत, लेकिन मशीनों के साथ साथ इंसान में इंसानियत रहे और इंसानी वो जज्बा रहे, वो जुड़ा रहे, उसके लिए हमें क्या, या हम कह सकते हैं कि ये एथिक्स हम अपने अंदर डेवलप करें, वो सोच अपने अंदर डेवलप करें कि इंसान इंसान ही रहे। तो इस इंटरनेट को या इस मोबाइल को या इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के क्या एथिक्स आप हमें समझाएंगे, या क्या स्टूडेंट्स को आप सिखानी चाहिए? बहुत नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो भी चीज़ हम डेवलप करते हैं उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो फिजिबिलिटी पहले हमें देखनी चाहिए। कि जैसे एआई के थ्रू आपने कोई भी सिस्टम डेवलप कर दिया या कुछ ऑटोमेट कर दिया, तो सबसे पहले तो हमें उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है कि वो इम्प्लीमेंटेबल है कि नहीं, उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है। बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एनवायरनमेंट पे उस पर क्या असर पड़ा और सोसाइटी पे क्या असर पड़ा, समाजी असर। जी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से, या ऐसा तो नहीं है, जैसे मैं मिसाल दूंगी कि बिल्डिंग्स जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो पेड़ों का ख्याल नहीं रखते, वो हम काटते चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट पे बहुत असर पड़ता है। तो ये सारे मतलब नेचर को भी हमें साथ में लेके चलना है, और क्योंकि हम सब इंसान हैं तो वो इंसानियत वाला पहलू मिस नहीं होना चाहिए। तो डिजिटल एथिक्स करके इसमें एक सब्जेक्ट है जो हम स्टूडेंट्स को, जिसके बारे में अवेयरनेस देते हैं, या इवन हर एक आम आदमी को भी उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। वो क्या, उस पर तो उसमें जैसे ये है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई सिस्टम डेवलप करना है, तो क्योंकि मैंने कहा मुझे रीडिंग का भी शौक है, मैं बहुत सारी सेल्फ हेल्प की भी बुक्स पढ़ती हूँ, तो मैं इन कॉन्सेप्ट्स को उसके साथ रिलेट करके एक्सप्लेन कर पाती हूँ। तो एक जापानीज कॉन्सेप्ट है इकिगाई। तो इकिगाई मेनली इस वर्ड का मतलब है पर्पस ऑफ लाइफ। सो हाउ डू यू फाइंड योर पर्पस ऑफ लाइफ, so that you are living in harmony with the nature and you are happy। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको देखना है what do you love to do, then what are you good at, आपकी स्किल्स क्या है, पहले आप किससे प्यार, क्या करना पसंद, दिलचस्पी है, क्या करने में आपको बहुत दिलचस्पी है, किस चीज या इंक्लिनेशन किस चीज। क्योंकि अगर आप अपने शौक को अपना प्रोफेशन बनाएंगे तो आप ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं। इसमें ना फैज साहब बहुत खूब कहते हैं ना, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो काम से इश्क करते थे या इश्क से काम, इश्क को काम समझते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, ना इश्क किया ना काम। बिल्कुल। तो इसमें 3-4 एस्पेक्ट्स हमें कंसिडर करने पड़ते हैं, यही कि जैसे आपने बताया कि क्या पसंद है करना, और व्हाट आर यू गुड एट, एंड देन व्हाट विल फेच यू मनी आल्सो, क्योंकि जब आप सिस्टम कोई क्रिएट कर रहे हैं तो उसके थ्रू कुछ इनकम भी जनरेट होना चाहिए। तो ये जो इंटरसेक्शन है इन सब चीज़ों का, वो आपका इकिगाई या आपका एक डिजिटल पाथवे देता है आपको कि ये सिस्टम जो क्रिएट हो रहा है ये कितना यूजफुल है और इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा सोसाइटी पे। तो अब इसमें जैसे कि क्या मतलब है डिजिटल एथिक्स से, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा मोबाइल एथिक्स के भी बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि मैंने देखा ये लोगों में बहुत मिसिंग है, और स्टूडेंट्स को भी मैं हमेशा समझाती हूँ, इवन अपने टीम मेंबर्स को भी मैं समझाती हूँ कि मोबाइल एथिक्स ये है कि जैसे अब हमारी मीटिंग चल रही है तो फोन जो है साइलेंट मोड पे होना चाहिए, बिल्कुल, बिकॉज व्हेन वी आर हियर फॉर अ पर्पस, और हम अपना कीमती वक्त निकाल करके बैठे हैं बात करने के लिए, तो वो मोबाइल के डिस्टर्बेंस से डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। और तो हम आम जिंदगी के मामला में भी करें, हम किसी के साथ मिलने गए या किसी बीमार को देखने गए, किसी ताजियत करने गए या किसी शादी में गए, हम वहाँ अपना फोन इस्तेमाल करते हैं। ऐसा भी मतलब मैं किसी फ्रेंड से टाइम निकाल के मिलने गई हूँ और अगर उसका फोन आ गया और वो फोन पे ही अगर लगी हुई है, तो फिर हमारे आने का मकसद, वो टाइम का रिस्पेक्ट नहीं हो पा रहा है, फिर से वक्त पे ही बात आ गई। और मोबाइल एक टूल है, मतलब वी शुड नॉट बी स्लेव्स ऑफ दैट टूल, that tool should serve us, we should not be serving that tool। तो अभी हमने क्या है कि मोबाइल को इतना वो अर्जेंट नीड एक बना ली है, लाइक
सर्टेन थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, तो उसको थोड़ा साइड में रख करके भी काम किया जा सकता है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल हो गया मोबाइल का। क्लासरूम में स्टूडेंट्स का फ़ोन बजता है, मैं जब क्लासरूम में जाती हूँ अपना फ़ोन साइलेंट पे रखती हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स को भी मैं यही समझाती हूँ। कोई मीटिंग चल रही है उसमें फ़ोन बजता है, तो दिस इज़ अगेंस्ट the ethics of using this is against the ethics of using that tool. बिल्कुल सही फरमाया आपने प्रोफेसर राना। और मुझे लगता है आज के दौर में डिजिटल एथिक्स हर किसी जगह सोसाइटी में अप्लाई। और चूंकि आपने इस हवाले से बात की कि आईटी में हम मतलब आईटी कितना ज़रूरी है, आज हर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की अगर बात करें, मतलब आईटी सच में जैसा कि आपने कहा कि बैकबोन है एक इंस्टीट्यूशन की। इसी के हवाले से एक और बात जहन में ये आती है कि जो आईटी इंटरनेट की वजह से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, इसकी वजह से कुछ ऐसे इश्यूज या चैलेंज भी है जो आईटी सेक्टर के जो स्पेशलिस्ट है उनको फेस करने पड़ते हैं, या ओवरऑल जो लोकल हमारी एम्प्लॉयमेंट है उस पर भी असर पड़ता है। उसके हवाले से एक बात जहन में आ गई, लेकिन उससे पहले हमें एक वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के लिए रुकते हैं और वक्फे के उस पार बातचीत जारी रहेगी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका गुड मॉर्निंग JNK में। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर राना हाशमी, जो कि डायरेक्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम सपोर्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। मैम, आपका जो शिफ्ट था फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी जब आपने ज्वाइन किया, आईटी सेक्टर ज्वाइन किया, उस टाइम शायद उतनी ग्रोथ नहीं थी, लेकिन अब हम देखते हैं पिछले 10 या 20 या 30 सालों में आईटी में जो ग्रोथ हुई है वो जस्ट ग्रोथ नहीं, उसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ऐसी भी चीज़ें हुई हैं कि सब कुछ डिजिटाइज हो गया, सब कुछ ऑटोमेट हो गया, और ऑटोमेशन की वजह से ये हुआ कि हमारे जो सारे काम थे वो अब कंप्यूटर ही करता है, और जो लोग हैं वो ज़्यादातर लोग, एक तो कम लोगों की ज़रूरत भी पड़ती है, और जो लोगों की ज़रूरत पड़ती है वो बस टेबल पे बैठते हैं और उसे ऑटोमेट करते हैं। कितना बड़ा चैलेंज है ये एक लोगों के लिए? इसमें एक प्लस पॉइंट तो ये है कि आपके जो मैनुअल जॉब्स थे बहुत टीडियस, वो सारे ऑटोमेट हो गए, तो टाइम बहुत बचता है। रिजल्ट्स में 6 महीने लगते थे, वो अब बहुत जल्दी कुछ टाइम में ही आ जाता है। तो ऑटोमेट होने से बहुत फ़ायदा हुआ है, बट मतलब हर चीज़ का एक फ्लिप साइड भी होता है। किसी भी टेक्नोलॉजी को आप यूज़ भी कर सकते हैं और मिस यूज़ भी कर सकते हैं। तो अब जैसे कि हम डिजिटल एथिक्स की जो बात कर रहे थे, उसमें यह है कि फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रिवेसी मेंटेन करना उन लोगों की जो स्टेक होल्डर्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसमें है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि हम जाते हैं एयरपोर्ट, सिक्योरिटी चेक होता है, तो अगर आप ये डिजी यात्रा के मेंबर हैं तो आप सीधे जाएंगे, आप कैमरा में देखेंगे और गेट खुल जाएगा। तो वो कैमरा ने आपका इमेज कैप्चर किया, लेकिन वो इमेज सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस से कैप्चर होना चाहिए बिल्कुल, और होता है। लेकिन जो मिसक्रिएंट्स हैं उसको मिसयूज ना करें, मतलब उसी इमेज को किसी और जगह किसी एडवर्टीजमेंट में डाल दें, या आज फोटोशॉप के थ्रू इमेज को मैनिपुलेट करके भी कुछ क्रिएट कर सकता है, एआई के थ्रू कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है, तो वो एक रिस्क रहता है। तो उसके लिए बहुत सारे, जैसे सिक्योरिटी इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, उस पर हमें हमेशा काम करते रहना पड़ता है। तो दूसरी तरफ जैसे लोगों को ये डर है कि एआई रिप्लेस कर देगा ह्यूमंस को, तो ऐसा नहीं मुझे लगता कि हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी, फॉर एग्जांपल कहीं पे रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, हायरिंग ऑफ पीपल हो रही है। अब जो भी ये डेटाबेस है ना, ये इंसान नहीं क्रिएट किया है, तो उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन हमने डाली उसी हिसाब से उसको सिस्टम प्रोसेस करके आउटपुट देता है। तो अब फॉर एग्जांपल पास्ट रिकॉर्ड ये रहा है कि सिर्फ मेल एम्प्लॉयज़ हायर किए गए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में,
अब सिस्टम इस तरह का होना चाहिए जैसे कि अब कोई फीमेल कैंडिडेट आ गई तो सिस्टम विल रिजेक्ट दैट फीमेल कैंडिडेट विच इज अनफेयर। अब उसने क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि उसके डेटाबेस में सिर्फ मेल मेंबर्स की ही इंफॉर्मेशन फीड करी गई है, या द सिस्टम इज डिजाइन टू एक्सेप्ट ओनली मेल मेंबर्स। तो अब हमको क्या करना है? डेटाबेस को मॉडिफाई करना है। तो वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ रही है। मतलब एक ऑफिसर को ही पता है कि जो कैंडिडेट्स आए हैं उनमें कौन कौन एलिजिबल है। पहले तो आपने फॉर्म देखे सबके कि कौन कौन एलिजिबल, उसमें मेल फीमेल सब कैंडिडेट्स हो सकते हैं। तो अब हम ये एक ह्यूमन ही देख सकता है कि इसने ये तो एलिजिबल थी फीमेल कैंडिडेट भी, लेकिन इसने क्यों रिजेक्ट कर दिया, खाली मेल्स को क्यों एक्सेप्ट किया। तो वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन आएगा और उसमें जो भी इंजीनियर्स हैं वो सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करेंगे ताकि ये इंक्लूड हो जाए। अब फॉर एग्जांपल कल को फिर से हायरिंग हो रही है और उसमें बिलो 18 इयर्स के लोगों को आपको लेना है, लेकिन आपका सिस्टम ऐसा डिजाइन नहीं है, तो उसमें भी ह्यूमन इंटरवेंशन आएगा कि उस सिस्टम को मॉडिफाई किया जाए, एक्सपैंड किया जाए ताकि वो बिलो 18 लोगों को भी एक्सेप्ट कर ऐसा कह सकते हैं मैम कि चूंकि एक वसी मौजू है इस पर अगर हम बात करते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। अगर जो रिवायती चीजें हैं उन्हें, मतलब अगर हमें अब एआई आ रहा है लेकिन एआई के थ्रू भी बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगे, हमें सीखना पड़ेगा कि हाउ टू यूज द एआई, हाउ टू यूज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाउ टू यूज द सिक्योरिटी। अगर हमारे पास मसले खड़े होंगे सिक्योरिटी एंड सोल्यूशंस के, हमें वो सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना है। रिवायती जो हम काम करते थे वो तो कंप्यूटर कर लेगा, लेकिन अब आने वाले वक्त में और काम होगी ना। इस पे बहुत खूबसूरत काम किया युवाल नोहा ने। वो नेक्सस नाम की एक किताब है जो ये इंटरवेंशन आप बता रही थी ना आपस में, मुझे वो एग्जांपल्स ऐसे लग रहा था कि उन्होंने भी यही ऐसी कुछ कोट किए एग्जांपल्स। अगर इसमें लोग पढ़ना चाहें उस पर गौर करें। ये बहुत बड़ी बात है कि जब अब एक फ्रांसीसी फिलोसोफर का कहना था, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, राइट, ओनली कांस्टेंट इज चेंज। दैट चेंज हैज टू बी ग्रेजुअल, एकदम से नहीं कुछ चेंज हो सकता। तो जैसे अगर आपने एटॉमिक हैबिट्स वाली बुक पढ़ी, उसमें बहुत खूबसूरती से बताया गया है कि आप जैसे हर चीज को रोज अगर 1 मिनट दे दें तो वो रोज 1 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, और ना आप बोर हो जाएंगे वो 1 मिनट वो काम करने से, तो वो हैबिट आपकी एक डेवलप हो जाएगी। तो एटॉमिक हैबिट्स इसीलिए टेकिंग बेबी स्टेप्स 1 एट अ टाइम। तो रोज अगर 1% इम्प्रूवमेंट आप में हो रहा है तो वो चेंज आपके अंदर आ जाएगा। जैसे कि बुक रीडिंग की अगर आदत नहीं है और आप डालना चाहते हैं तो आप रोज 1 मिनट में देखिए आप कितने पेजेस पढ़ सकते हैं। ग्रेजुअली योर स्पीड विल इंक्रीज एंड यू विल गेट एडिक्टेड टू रीडिंग बुक्स। जैसा कि आपने भी कहा कि चेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ एक चेंज आ रही है अचानक से कि हम संजीदा बातों से ना हटकर एक प्रोमो चलाना चाहेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रोग्राम आता है ना, हम भी कोशिश करते हैं चेंज करने की, तब्दीली लाने की। एक सिंगिंग स्टार ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो हर शाम 9 बजे चलता है मंडे से लेकर थर्सडे तक, उसका ये प्रोमो चलेगा। उसके बाद जो ये दिलचस्प बात है, माने खेज बात है, ये जारी रहेगी। देखते रहेगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग चैन की। चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई, मैंने छोड़ा ज़माना तेरे साथ हो गई, हमको जिसकी थी वो तलाश हो तुम, खुशबू सांसों की दिल की प्यास हो तुम, तेरे आशिक तेरे दीवाने हैं। बहुत अच्छा दोनों ने निभाया, थैंक यू सो मच सर। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। जी, इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर राना हाशमी। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं। प्रोफेसर राना हाशमी डायरेक्टर है ITNSS सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। प्रोफेसर साहब, हमने इस हवाले से भी बात की, हम डिजिटल एथिक्स के हवाले से बात कर रहे थे और हमने ये भी कहा कि AI की जो एप्लीकेशन है वो दुनिया के हर कोने में आज अप्लाई हो रही है। मेडिकल फील्ड में जब हम देखते हैं आजकल ऐसी चीज़ें हो रही है कि AI की वजह से जनरेट हो रही है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस, इलाज तो फिर से डिजिटल एथिक्स का ही एक पर्सपेक्टिव आता है। हाउ डू यू सी दैट? लाइक जैसे कि एक AI बेस्ड मेडिकल सिस्टम अगर क्रिएट हो गया है तो वो क्रिएट भी हुआ एक्सपर्ट्स की मदद से, और उसमें पूरी एक टीम इन्वॉल्व है, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं।
तो अब फॉर एग्जांपल एआई सिस्टम जो है वो एक प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर देता है किसी पेशेंट के लिए, लेकिन उसको वेरीफाई वो डॉक्टर ही करेगा। वो देखेगा कि उसके डिटेल्स जो जनरेट हुई हैं वो सही हैं कि नहीं। जैसे ह्यूमन इंटरवेंशन आ गया, ह्यूमन इंटरवेंशन आया, कोई चीज़ उसमें मिसिंग भी हो सकती है, तो वो ब्लाइंडली नहीं, ऐसा नहीं है कि हाँ जी ये सिस्टम ने जनरेट किया अब यही है फाइनल, ऐसा नहीं है। तो वो डॉक्टर का इंटरवेंशन वहाँ पे ज़रूरी है। तो उसमें हर कदम पे हमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह लेते रहना है। तो जो ह्यूमन एलिमेंट है ना वो हमेशा अटैच रहेगा उसके साथ, उसको हम वो इनडिस्पेंसेबल नहीं है, उसको स्किप हम नहीं कर सकते। हम यूँ कह सकते हैं कि हमें तैयार होना है एक नई तब्दीली के लिए, और उस तब्दीली में अपने आप को फिट करना है, बहुत फिट करना है। लेकिन अब तब्दीली जो हुई है आपके डिपार्टमेंट में, हमने आपसे बहुत कोशिश की कि हम डिपार्टमेंट की तरफ ही जाएं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी इतनी कहते हैं कि हम पूछ ही ना पाए, शायद आपके डिपार्टमेंट वाले नाराज ना हो जाएं। तो अब हम पूछ ही लेते हैं कि डिपार्टमेंट में क्या तब्दीलियां आई, या जो डिपार्टमेंट आपकी जो टीम है वो क्या काम करती है उधर, उस हवाले से ज़रा सा रहना। हाँ, वो मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि हम लोग बैकग्राउंड में रह के काम करते हैं, तो हमारा एफर्ट उतना एक्नॉलेज नहीं हो पाता है या हाईलाइट नहीं हो पाता है जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। जब कोई इशू आता है तब लगता है ITSS ने ये नहीं किया। तो उसमें क्या है कि जैसे एक तो हमारी जो ओल्ड वेबसाइट अभी जो चल रही है उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, वो किसी थर्ड पार्टी ने डेवलप किया, बहुत पुरानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। तो उसमें उसमें पेजेस बहुत स्लोली लोड होते हैं, एफिशिएंसी उसकी ठीक नहीं है, या उसमें अगर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट थर्ड पार्टी। तो हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं उन्होंने कहा कि हमें इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहिए, इन हाउस वेबसाइट डेवलप करनी चाहिए। तो वी वर्क विद अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, जैसे मैंने आपको कहा लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन लोग उस पे काम कर रहे हैं। तो एक नई वेबसाइट हमने क्रिएट कर दी है, और वो इस मंथ के एंड तक इंशाल्लाह हम उसको बीटा वर्जन उसका लॉन्च कर देंगे। हाँ, उसमें हमने कोशिश किया है कि जितने भी फ्लॉज उस वेबसाइट में थे वो यहाँ ना रहे। उसका डिजाइन भी उतना अपीलिंग नहीं था, जैसे कहते हैं ना वेबसाइट इज द फेस ऑफ द यूनिवर्सिटी। जो भी अननोन भी है हर ऑर्गेनाइजेशन का, तो जो नहीं जानता हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में, उसको कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर हमारे बारे में पता करनी है तो वो वेबसाइट के ही थ्रू जाता है। तो एक तो नेविगेशन सिंपल होना चाहिए, उसको इजीली इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर्स इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए, हर डिपार्टमेंट का अपना पेज वो आराम से एक्सेस करके फैकल्टी जो है वो खुद उसमें चेंजेस कर सके। तो वो एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के हर डिपार्टमेंट अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड कर सके, बट एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट हमने दिया है जिसमें कि हर एक को अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है। तो एक तो ये वेबसाइट का काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑलमोस्ट हो गया है। तो इसमें फिर हमारे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ा सा डिले होती हैं। तो ये प्रोडक्ट रेडी है, लेकिन अब हमको उसको इंटीग्रेट करके लॉन्च करना है। बहुत खूब। तो वो है साहिबा, ये तो आपने ये कहा कि ITNSS किस तरह कामकाज में हेल्प करती है यूनिवर्सिटी का कामकाज चलाने में। उसके अलावा ITNSS या जो डिपार्टमेंट ऑफ IT है, ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स है या ऐसे कुछ प्रोग्राम्स है जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को या जो लोकल पीपल है, लोकल यूथ है, उनको हेल्प करे टू एम्पावर विद द टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। या ये नहीं सिर्फ IT के ही नहीं, अगर जो आपकी यूनिवर्सिटी के बाकी स्टूडेंट्स हैं वो कुछ छोटा सा कोर्स करना चाहे IT में, जस्ट टू बी अपडेट, जैसे कि नियाज भाई ने कहा कि अपडेट होने के साथ अपडेट होने की बहुत ज़्यादा, ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स है आपके डिपार्टमेंट? हाँ, हम लोग जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, और उसमें जो भी सबसे पहले तो हम अपने ही स्टाफ को ट्रेन करना चाहते हैं। दे आर नॉट दोज हु आर नॉट वेल वर्स्ड विद ऑल द टूल्स, तो उनको वो किस तरह से यूज़ कर सकें सारे टूल्स वो सिखाते हैं। और एक इनिशिएटिव हमें लेना है कंसल्टेंसी का, जिसमें कि हम आउटसाइडर्स के लिए भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट कर सकें जो उनकी स्किल को भी अपग्रेड करे और यूनिवर्सिटी के लिए भी कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाए। हाँ, तो उस तरह के प्रोग्राम्स वी आर वर्किंग ऑन दैट। और दूसरा, हम स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप भी कराते हैं, मतलब उसमें बाहर के स्टूडेंट भी हमारे यहाँ इंटर्नशिप कर सकते हैं। फिलहाल हमने IT डिपार्टमेंट के जो BTech MTech के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमारे यहाँ इंटर्नशिप करी। तो जैसे कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट उनको दिया गया था, उन्होंने ये डेवलप किया है बस ट्रैकिंग सिस्टम। तो जैसे कि हम Uber और ओला से बुकिंग करते हैं, तो उसमें ट्रैकिंग होती है वो सारे टैक्सीज वगैरह की।
तो इसमें हमारी 13 स्टूडेंट्स की बसेस हैं, तो दे आर कनेक्टेड, गोइंग टू बी कनेक्टेड थ्रू दिस जीपीएस सिस्टम। और अब गवर्नमेंट का मैंडेट भी है कि हर बस में सीसीटीवी होना चाहिए, तो वो सारा कुछ इंस्टॉलेशन और वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है हमारे डिपार्टमेंट की टीम की हेल्प से, वो स्टूडेंट्स ने जो इंटर्नशिप कर रहे थे। अभी आपसे बहुत कुछ पूछना है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप कभी और आपको दावत देंगे कि बहुत कुछ पूछना रह गया। लेकिन आज यहाँ प्रोग्राम में आने के लिए पूरी गुड मॉर्निंग JNK की टीम की तरफ से, पूरी आपकी टीम को, जो आपकी ITSS टीम है, उनको बहुत बहुत मुबारकबादी हो। हमारी तरफ से हम दाद देते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं कि वो जो काम करते हैं उनमें अल्लाह उन्हें और जोर बाजू दे, और आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी कि आप लोगों ने मौका दिया कि मैं अपने टीम के एफर्ट्स को हाईलाइट कर सकूं, और आई एम श्योर वो लोग भी खुश हो रहे हैं प्रोग्राम देख कर। उम्मीद है नाजरीन कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम में हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ।